आइए देखते हैं संयोजी ऊतक अर्थात कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक प्राणियों के विभिन्न अंगों और ऊतकों को संबद्ध करता है। यह उन्हें कुछ अवलंब भी दे सकता है। इस ऊतक में संख्या कम होती है और अंतःकोशिकीय पदार्थ का आधिक्य होता है। संयोजी ऊतक के प्रकार यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। चलिए देख लेते हैं। अवकाशीय ऊतक, कंडरा, स्नायु, जल संयोजी ऊतक, वसा संयोजी ऊतक, रंजित संयोजी ऊतक, उपास्थीय ऊतक, अस्थिमय ऊतक, रुधिर या रक्त, लसिका। रुधिर एवं लसिका को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। अवकाशीय ऊतक, यह ऊतक रुधिर वाहिनियों और तंत्रिकाओं के चारों तरफ घेरा बनाता है। यह सामान्य रिक्त स्थानों को भरता है, जैसे डिम्बकोश का पंजर। इस ऊतक में कोशिकाएं, तंतु और एक आधार द्रव्य होती है। अवकाशीय संयोजी ऊतक में पाई जाने वाली कोशिकाएं तंतुस्प्रू। प्रत्येक कोशिका बड़ी, चपटी, शाखीय और कोमल भित्ति वाली होती है। केंद्रक गोलाकार या अंडाकार होता है तथा ये कोशिकाएं तंतु बनाती हैं। कोशिका द्रव समांग या कणयुक्त होता है। आइए देखते हैं बृहत भक्षक या जिसे हिस्टोसाइट्स और मैक्रोफेज भी कहते हैं। ये कोशिकाएं चपटी और अनियमित आकार की होती है। इनमें छोटे और मोटे, पतले और लंबे परावर्धीय निकले दिखाई देते हैं। प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक और रसधानियों से भरा समांग या कणयुक्त कोशिका द्रव होता है। इनमें अमीबा की तरह गति होती है और ये जीवाणुओं और अन्य बाहरी कणों का भक्षण करती हैं। प्लाज्मा कोशिकाएं, प्लाज्मा सेल्स, ये कोशिकाएं बृहत भक्षकों से छोटी, अंडाकार या अनियमित आकार की और समांग कोशिका द्रव वाली होती है। मास्ट कोशिकाएं, ये कोशिकाएं रुधिर वाहिनियों के चारों ओर पाई जाती हैं। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आइए देखते हैं जालवंत तंतु, रेटिकुलर फाइबर्स। ये छोटे शाखयुक्त तंतु होते हैं। ये जाल बनाते हैं। इनका व्यास कोलेजनोत्पादी तंतुओं से कम होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर इनमें भी अनुपस्थ धारियाँ दिखाई देती है। प्रत्यस्थ तंतु, इलास्टिक फाइबर्स, ये तंतु पतले, समांग, अत्यंत वर्तक, प्रत्यास्थ और शाखीय होते हैं जो एक जाल बनाते हैं। ये इलास्टिन नामक पदार्थ से बने होते हैं। तंतुओं का विकास, एक मत के अनुसार तंतुस्पर्शुओं के अंदर उत्पन्न होती है। दूसरा मत यह है कि ये तंतु प्रसूओं के निकट परंतु उनके बाहर उत्पन्न होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा पता चलता है कि तंतु कोशिकाओं की बाहरी सतह से सटे हुए बनते हैं। आधार द्रव्य, यह म्यूकोपॉलीसेकेराइड के मिश्रण द्वारा निर्मित तंतुहीन समांग पदार्थ है। यह तरल या संश्लेषी पदार्थ होता है। अवकाशीय ऊतक के कार्य, यह शरीर के विभिन्न तंतुओं को ढीले रूप से बांधकर उन्हें अपने स्थान पर रहने में मदद करता है। यह ऊतक के बीच एक गद्दी का काम करता है। हिस्टामिन रुधिर वाहिनियों के प्रसारण, सेरोटोनिन संकुचन तथा हिपेरिन रुधिर वाहिनियों के अंदर रुधिर को थक्का बनाने से रोकने का काम करता है। लिम्फोसाइट या एंटीबॉडी संश्लेषण से संबंधित होता है। कंडरा अर्थात टेंडोन, ये श्वेत या कोलेजनोत्पादी तंतुओं के समूह से बने होते हैं। तंतुओं के समूह के बीच कंडरा कोशिकाएं। आइए देख लेते हैं कंडरा या टेंडोन। ये श्वेत या कोलेजनोत्पादी तंतुओं के समूह से बने होते हैं। तंतुओं के समूह के बीच कंडरा कोशिकाएं या तंतुप्रसू कतराओं में पाए जाते हैं। प्रत्येक तंतु समूह के चारों ओर थोड़े अदृढ़ संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। ऊतक हड्डी को पेशी से जोड़ता है। चलिए और आगे देख लेते हैं। स्नायु, लिगामेंट्स, सामान्यतः ये कोलेजनोत्पादी तंतुओं की बनी होती है, परंतु पीत प्रत्यस्थ स्नायु समानांतर पीत प्रत्यस्थ तंतुओं से बनी होती है। ये तंतु अदृढ़ संयोजी ऊतक द्वारा संबद्ध रहते हैं। यह एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने का काम करता है।
जलवत संयोजी ऊतक। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। आइए देखते हैं जलवात संयोजी ऊतक अर्थात रेक्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। इस ऊतक में जाल कोशिकाएं अर्थात रेटिकुलर सेल्स और कोलेजनोत्पादी तंतुओं का जाल पाया जाता है। कुछ प्रत्यस्थ तंतु भी मौजूद रह सकते हैं। यह लसिका ग्रंथियां, प्लीहा, थाइमस और स्थिर मज्जा में पाया जाता है। वसा संयोजी ऊतक। इस ऊतक में तंतु और विशेष प्रकार की वसा कोशिकाओं या एडिपोसाइट में परिवर्तित हो जाता है। आरंभ में कोशिकाओं में वसा की छोटी छोटी बूंदें भी पाई जाती हैं, परंतु जैसे जैसे कोशिकाएं बढ़ती जाती है और अंत में कई बूंदें मिलकर एक बड़ी वसा गोलिका बनाती हैं। इस गोलिका के बनने के कारण कोशिका द्रव कोशिका के परिधिस्थ क्षेत्र में चला जाता है और इस भाग में एक चपटा केंद्रक होता है। यह ऊतक अंतः त्वचा में वृक्क के क्षेत्र में और अंतर्योजनी में पाया जाता है। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आइए देखते हैं रंजित संयोजी ऊतक पिगमेंट कनेक्टिव टिश्यू। यह ऊतक नेत्र में रंजित पटल और आइरिस और डर्मिस में पाया जाता है। रंजित कोशिकाएं बड़ी और शाखीय होती है। उनमें रंजक कण अर्थात पिगमेंट ग्रेनुअल्स पाए जाते हैं। त्वचा और आइरिस का रंग इन्हीं रंजक कणों के कारण होता है। त्वचा में एपिडर्मिस के आधार पर मेलानोसाइट कोशिकाओं में मेलानिन कण पाए जाते हैं। उपास्थीय ऊतक कार्टिलेजियस टिश्यू। उपास्थीय कोशिकाओं तंतुओं और आधार द्रव्य से बनती है। इनकी कोशिकाओं को उपास्थीय कोशिकाएं कहते हैं जो गार्तिकाओं में पाई जाती है। उपास्थीय मछली जैसे का कंकाल उपास्थि ही बना होता है। उच्च प्रकार के कशेरुकी प्राणियों में भी उपास्थि वायु नली स्वरतंत्र आदि में पाई जाती है। आइए देखते हैं पेशी ऊतक मस्कुलर टिश्यू। शरीर के सभी पेशियां इसी ऊतक से मिलकर बनी होती है। पेशी ऊतक में संकुचन एवं शिथिलन के कारण ही जीवों में गति होती है। पेशी ऊतक अर्थात मस्कुलस फाइबर से बना होता है। मस्क्यूल्स फाइबर्स एक प्रकार की कोशिका से विकास करता है जिसे मायोब्लास्ट कहते हैं। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। आरेखित पेशियां। आरेखित पेशियों में स्मूथ मसल्स या इनवोलेंट्री मसल्स कहते हैं। ये पेशियां पतली, लंबी एवं तर्क के आकार की होती है। ये हमारी इच्छा कार्य नहीं करती हैं, इसलिए इन्हें अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। रेखीय पेशी यह देखेंगे अगले वीडियो में। आइए देखते हैं रेखित पेशियां स्ट्रेप्ड मस्कुल्स। इन्हें ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं तथा इन पेशियों में अनेक तंतु होते हैं। तंतु के कोशिका द्रव में फाइबर्स जैसी रचना पाई जाती है जिसे सार्कोलेमा कहते हैं। मायोफिब्रिल्स एक झिल्ली से घिरी होती है जिसे सार्कोलेमा कहते हैं। इस पर लाइट बैंड्स एवं डार्क बैंड्स पाए जाते हैं। प्रत्येक स्ट्रिप्ड मसल्स एक संयोजी ऊतक से घिरा होता है जिसे एंडोमाइसियम कहते हैं। ये पेशियां कंकाल से जुड़ी होती है, इसलिए इन्हें कंकाल पेशियां भी कहते हैं। ये पेशियां हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, इसलिए इन्हें ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। हृदय पेशी कार्डिक मस्कुलस यह देखेंगे अगले वीडियो में। आइए देखते हैं हृदय पेशी अर्थात कार्डिक मसल्स। ये पेशियां हृदय में पाई जाती है तथा ये स्वभाव में अनैच्छिक होती है। संरचना की दृष्टि से रेखित पेशियों से मिलती जुलती है। ये पेशियां जीवन भर गति करती रहती है। कौन? हृदय पेशियां अर्थात कार्डिक मसल्स। आइए देखते हैं तंत्रिका ऊतक अर्थात नर्वस टिश्यू। यह पूरी पॉइंट को देखने के लिए आपको चैनल पर जाना पड़ेगा, तभी इसमें केवल 1 ही मिनट देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं। इससे तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। सभी प्रकार के उद्दीपनों का ग्रहण तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। समस्त अंगों एवं उनके कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना तंत्रिका ऊतक की प्रमुख विशेषता है। तंत्रिका ऊतक के प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। तंत्रिका कोशिकाएं, तंत्रिका तंतु और न्यूरोगिलिया।
साइटोन न्यूट्रॉन का मुख्य भाग है। इसमें प्रोटीन युक्त रंगीन कण पाए जाते हैं जिन्हें नीसल कण कहते हैं। साइटोन से उंगली जैसी रचना निकली होती है। इसमें डेंड्रॉन अर्थात DGRS डेंड्रॉन से धागा जैसी रचना निकलती है जिसे डेंड्राइट्स कहते हैं। साइटोन से एक लंबी बेलनाकार रचना निकली होती है जिसे एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन का अंतिम सिरा शाखित होता है। शाखाओं के अंतिम छोर पर गोल गोल रचना होती है जिसे सिनेप्टिक नोब कहते हैं। इसमें एसिटाइल कोलिन नामक हार्मोन निकलता है। कौन सा? एसिटाइल कोलिन नामक हार्मोन, जो किस में निकलता है? तंत्रिका तंत्र में, जो कि संवेदना को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंचाता है। एक्सोन पर वसा की एक परत होती है जिसे माइलिन शोथ कहते हैं। इसके ऊपर एक झिल्ली होती है जिसे न्यूरिलेमा या सेथ ऑफ द स्वेन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र अर्थात नर्व फाइबर्स दो प्रकार के होते हैं, संवेदी या अभिवादी। संवेदी या अभिवादी तंत्र कोई ग्राही अंगों में से मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक ले जाता है। कौन? संवेदी या अभिवादी तंत्रिका तंतु। प्रेरक अथवा अपवादी तंत्रिका तंतु आवेग को मस्तिष्क या मेरुरज्जु प्रेरक अंग तक ले जाने का काम जो है प्रेरक अथवा अपवादी तंत्रिका तंत्र करता है। न्यूरोग्लिया कोशिकाएं, ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं जो मस्तिष्क गुहाओं को त्वरित करती हैं। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में संवहन ऊतक अर्थात वेस्कुलर टिश्यू के साथ। आइए देखते हैं संवहन ऊतक अर्थात वेस्कुलर टिश्यू। रक्त तथा लसिका संवहन ऊतक कहलाते हैं। ये एक प्रकार के संयोजी ऊतक है जो शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। रुधिर अर्थात ब्लड। रुधिर में एक प्रकार की कोशिकाओं के समूह मास ऑफ सिमिलर सेल्स होते हैं जो एक विशेष कार्य करते हैं, इसलिए रुधिर को ऊतक कहा जाता है। यह अन्य ऊतक से तरल होने के कारण भिन्न होता है। इसमें अंतरकोशिकीय अर्थात इंटरसेल्युलर पदार्थ सरल में है जिसमें कोशिकाएं बिखरी रहती हैं, इसलिए रुधिर को तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। रुधिर के तरल भाग को प्लाविका या प्लाज्मा कहते हैं। इसमें रुधिर कोशिकाएं या रुधिर कण तैरते रहते हैं। ये है लाल रुधिर कण, श्वेत रुधिर कण अर्थात RBC, WBC तथा बिंबाणु या प्लेटलेट्स। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आइए देखते हैं मेढक एवं स्तनियों में रुधिर की संरचना। रुधिर के दो भाग होते हैं, रुधिर प्लाज्मा, रुधिर कणिकाएं। ब्लड प्लाज्मा, ब्लड कार्पसल्स। उपयुक्त 3 तरह के होते हैं, लाल रुधिर कणिका जिसे एंथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड कार्पसल्स कहते हैं। श्वेत रुधिर कणिका जिसे क्या दिया आइए देखते हैं मेढक एवं स्तनियों में रुधिर की संरचना। रुधिर के 2 भाग होते हैं, रुधिर प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, रुधिर कणिकाएं, ब्लड कार्पसल्स। उपयुक्त यह 3 प्रकार के होते हैं, लाल रुधिर कणिका इरिथ्रोसाइट्स ऑफ रेड ब्लड कार्पसल्स। श्वेत रुधिर कणिका जिसे ल्यूकोसाइट, यह L है, ल्यूकोसाइट जिसे ल्यूकोसाइट या वाइट ब्लड कार्पसल्स कहते हैं। रुधिर बिंबाणु अर्थात ब्लड प्लेटलेट्स अर्थात रुधिर बराबर ब्लड, इसमें प्लाज्मा रुधिर कणिकाएं भी सम्मिलित होती हैं। चलिए आगे देखते हैं रुधिर, यह अगले वीडियो में देखेंगे रुधिर प्लाविका या प्लाज्मा। आइए देखते हैं रुधिर प्लाविका या प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, यह समांग और थोड़ा क्षारीय द्रव है जो सारे रुधिर का 55% भाग है। शेष 45% में रुधिर कणिकाएं और बिंबाणु होते हैं।
प्लाविका में 90% भाग जो है जल होता है और शेष जो है 10% में रुधिर, प्रोटीन तथा कार्बन और अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। 90% भाग होता है और 10% में रुधिर, प्रोटीन, कार्बन और जो है अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। रुधिर प्रोटीन में ग्लोबुलिन और एल्ब्यूलिन, कार्बनिक पदार्थों में ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसा, हार्मोन, एंजाइम तथा यूरिया और अकार्बनिक पदार्थों में सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और फॉस्फेट होते हैं। थोड़ी मात्रा में कैल्शियम एवं घुलित गैसें O2, CO2, N2 भी होती है। उपयुक्त पदार्थों की मात्रा हमेशा निश्चित नहीं होती है। विभिन्न प्रकार के रोगों में इनकी मात्रा बदलती रहती है। पचा हुआ भोजन और विभिन्न प्रकार के हार्मोन प्लाविका के माध्यम से ही शरीर के विभिन्न भागों तक जो है पहुँचने का काम करता है। तो चलिए अगले वीडियो में देखेंगे लाल रुधिर कणिका अर्थात रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। आइए देखते हैं लाल रुधिर कणिका। इसकी पूरी वीडियो देखने के लिए आपको चैनल पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर केवल 1 ही मिनट हो पाता है। मेढक में लाल रुधिर कणिका रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स और एरिथ्रोसाइट्स बड़े और अंडाकार होते हैं। प्रत्येक में एक उभयोतल अर्थात बायोकॉन्वेक्स केंद्र होता है। मेढक में इनका औसत आकार 18.0 से × 12.2 माइक्रोमीटर होता है और दादुर में अर्थात टोड में यह 18.2 से 2 × 13.4 माइक्रोमीटर तक होता है। नर दादुर में इनकी संख्या 0.71 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होती है। मादा की अपेक्षा ज़्यादा होती है, 0.67 मिलियन पर मीटर क्यूब। उभयचरों में प्रोटियट्स नामक तंतु में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या सबसे कम होती है। किसमें? उभयचरों प्रोटियट्स में यह 3600 कण प्रति घन मिलीमीटर होती है। मेढक में लाल रुधिर कणों की संख्या 0.70 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर तक होती है। वर्ष के विभिन्न महीनों में इनकी संख्या बदलती रहती है। इसका संबंध शायद वर्षा भर में बदलती हुई चयापचय क्रिया से होती है। लाल रुधिर कणिकाओं में एक प्रोटीनजनक हीमोग्लोबिन होती है, जिसके कारण इन कणों का रंग जो है लाल होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। मनुष्य और सभी स्तनियों के रुधिर वाहिनियों में प्रवेश करने से पहले ही लाल रुधिर कणों के केंद्रक गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, आरएनए, डीएनए और सेंट्रियोल्स का जो है लोप हो जाता है। लाल रुधिर कणिका में ऑक्सीश्वसन, प्रतिलिपिकरण एवं आरएनए का संश्लेषण नहीं होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। किसमें? रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स अर्थात आरबीसी में। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक जो है नहीं पाया जाता है। लाल रुधिर कण लाल अस्थिर मज्जा में विकसित होते हैं। ये उभयावतल होते हैं, पर सतह गोलाकार और केंद्रक में एक गड्ढा दिखाई देता है। कई कण एक दूसरे से सटे दिखाई देते हैं। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अभी लाल रुधिर कण में कुछ टॉपिक बचा ही हुआ है, देख लेते हैं। इनका औसत व्यास जो है 7.7 माइक्रोमीटर और अधिक से अधिक जो है 2 माइक्रोमीटर तक होती है। कण के चारों ओर लाइपोप्रोटीन की बनी एक पतली झिल्ली होती है। लचीलेपन के कारण इनके आकार में परिवर्तन हो सकता है, जिसके कारण ये पतली लचीली वाहिनियों में जो है प्रवेश कर सकते हैं। पर में प्रति घन मिलीलीटर रुधिर में जो है कितना है? 50 लाख और मादा में जो है 45 लाख रुधिर कण होते हैं। पुरुष में कितना होते हैं? 50 लाख, ठीक है। और मादा में 45 लाख रुधिर कणिकाएं जो है होती हैं। कई रोगों में इनकी संख्या में काफ़ी परिवर्तन हो जाता है। लाल रुधिर कणिकाओं का विनाश मुख्यतः 90 से जो है 120 दिन के बाद जो है प्लीहा में हो जाता है, जिसे स्प्लीन कहा जाता है। अतः प्लीहा को अर्थात स्प्लीन को लाल रुधिर कणिकाओं का जो है कब्रिस्तान कहा जाता है। यह एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि लाल रुधिर कण का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। यह है स्प्लीन या प्लीहा, ठीक है।
हमारे शरीर में इनकी संपूर्ण संख्या 25 मिलियन होती है, जिसे 25 × 10⁻12 है। यदि इनका जीवन काल 120 हो तो हमारे शरीर में 9 अरब लाल रुधिर कणिकाएं प्रति घंटे बनती है। रासायनिक दृष्टि से लाल रुधिर कणिका कण प्रोटीन और लाइपोड्स की बनी एक जटिल रचना है। रासायनिक दृष्टि से लाल रुधिर कणिका किसकी प्रोटीन और लाइपोइड्स की बनी एक जटिल रचना है। इसका सबसे मुख्य अंश हीमोग्लोबिन होता है। आइए देख लेते हैं हीमोग्लोबिन क्या है, ये अगले वीडियो में देख लेंगे। आइए देख लेते हैं हीमोग्लोबिन क्या है। यह ग्लोबिन नामक एक प्रोटीन है जो हीम नामक एक रंजन से बना होता है, तभी जाकर यह ग्लोबिन नामक एक प्रोटीन है। और हीम एक रंजक है। ग्लोबिन 96% पाया जाता है, जबकि हीम 4 से 5% तक पाया जाता है। इसमें इन दोनों को मिलाकर हीमोग्लोबिन बनता है। हीम अणु के केंद्र में लोहा होता है। इसके जो केंद्र में होता है, हीमोग्लोबिन के केंद्र में लोहा होता है, जो ऑक्सीजन से मिलकर हीमोग्लोबिन अणु को ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने की क्षमता बनाता है। जब हम सांस लेते हैं और उसमें हार्ट के माध्यम से उसमें ऑक्सीजन मिलता है फेफड़े के माध्यम से, और हार्ट तो केवल पंप करने का काम करता है। तो ऑक्सीजन जब मिलकर पूरे शरीर में जाता है तो सारी कोशिकाओं से होते हुए ब्लड फिर हार्ट तक आता है और हार्ट से फेफड़े तक जाता है। तो फेफड़े में जाकर ऑक्सीजन उसमें मिलता है। जब ऑक्सीजन मिलता है तो वही ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है, और यह जब जाकर सभी ऊतकों में अपना ऑक्सीजन दे देता है, उसके बाद वहाँ से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको कलेक्ट करने के बाद यह कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन हो पाता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यह ऑक्सीजन ऊतकों में चला जाता है और वहाँ CO2 हीमोग्लोबिन से मिलकर कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। श्वेत रुधिर कण, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स और ल्यूकोसाइट्स। ये चलिए देखते हैं श्वेत रुधिर कण। इसको पूरे वीडियो देखने के लिए आपको चैनल पर जाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। ये अनियमित आकृति के केंद्रयुक्त और हीमोग्लोबिन रहित होते हैं। इनमें रंग नहीं होने के कारण इसे श्वेत रुधिर कणिका कहा जाता है। इनकी संख्या लाल कणों की अपेक्षा बहुत ही कम होती है, और मनुष्य में लाल और श्वेत कणों का अनुपात 600 से 100 होता है। अर्थात जहाँ पे RBC अर्थात रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स 600 होगा, वहाँ पे WBC अर्थात श्वेत ब्लड कणिका है केवल 1 होगा। कहाँ वह 600 होगा और कहाँ यह केवल 1 होगा। तो इसीलिए इसका रेशियो 600:1 होता है। इनकी संख्या प्रति घन मिलीमीटर रुधिर में 800 बनती है, 800 होती है। इनकी संख्या प्रति घन मिलीमीटर में 800 होती है, 8000 होती है, 8000 होती है। 6000 से 10,000 के बीच होती है। लगभग यह 6000 से 10,000 के बीच में होती है। ये केवल 1 से 4 दिन जीवित रहकर फिर रुधिर में ही नष्ट हो जाती है। यह कुछ सूक्ष्म कणों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर इन्हें 2 प्रकार का समझाया जाता है। चलिए देख लेते हैं। ग्रेन्युलोसाइट या एग्रेन्युलोसाइट, ये 2 प्रकार के होते हैं। 1980 में हॉफब्रैंड और पेटिट ने कहा कि श्वेत रुधिर कणिकाओं के कार्य के आधार पर श्वेत कणिकाओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है। फैगोसाइटिक, इसमें सभी ग्रेनुलोसाइट एवं मोनोसाइट्स पाए जाते हैं। इम्यूनोसाइटिक, इनमें लिम्फोसाइट और इनकी पूर्व कोशिकाएं एवं प्लाज्मा कोशिकाएं इसमें पाए जाते हैं। ग्रेनुलोसाइट, ये कोशिका द्रव में छोटे छोटे कण के रूप में बिखरे रहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। इनमें समसूत्री विभाजन नहीं होता है। इनका केंद्रक प्लावित होता है, जिनके कारण इनमें बहुरूप केंद्रक श्वेत कण
कहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आइए देख लेते हैं न्यूट्रोफिल क्या है। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको चैनल पर जाना पड़ेगा। आकार 9 से 12 माइक्रोमीटर इसकी उदासीन रंजकों से बंधुता होती है। इनके कोशिका द्रव्यों में सूक्ष्म कण एवं एस या घोड़े के नाल की तरह केंद्रक होता है, जिसमें सूक्ष्म धागों द्वारा संबद्ध क्रोमैटिन के 3 से 5 पिंड होते हैं। इसलिए इसे बहुरूप केंद्रक श्वेत कणिका कहते हैं। प्रायः मादा के न्यूट्रोफिल केंद्रक में एक गोला रचना जुड़ी हुई रहती है जो ड्रामेस्टिक कहलाता है। यह रुधिर परत जांच करने के समय लिंग की पहचान करने में मदद करता है। ठीक है। श्वेत कण का 60 से 70% भाग इन्हीं का होता है। स्तनी में इनकी संख्या 300 से 6000 मिलीमीटर क्यूब होती है। ये जीवाणुओं और अन्य बाहरी पदार्थों को नष्ट कर देती है, जिनके कारण इन्हें माइक्रोफेज भी कहते हैं। खरगोश और गिनी पिग में ये अम्लीय रंजकों द्वारा अभिरंजित होते हैं। इनका जीवन काल केवल 3 से 4 दिनों का होता है। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में ईसिनोफिल के साथ। ठीक है। आइए देखते हैं ईसिनोफिल। इनका आकार 10 से 14 माइक्रोमीटर तक होता है। श्वेत कणों की कुल संख्या 2 से 4% भाग होता है एवं 0 से 100 पर मीटर क्यूब इन्हीं का होता है। कोशिका द्रव के कण अम्लीय रंजकों जैसे कि इओसिन द्वारा अभिरंजित होती है। कोशिका में स्थित केंद्रक सूक्ष्म धागे से जुड़े क्रोमैटिन के 2 पिंडों का बना होता है। यद्यपि इनमें अमीबा की तरह गति देखी जा सकती है, फिर भी इन्हें शायद ही बाहरी कणों का भक्षण करते देखा जा सकता है। यह क्या है? बाहरी कणों का भक्षण करने का काम करता है। इनकी संख्या बढ़ने से इओसिनोफिलिया रोग हो जाता है, जिससे केवल सूखी खांसी बार बार आती है। किसके कारण? इओसिनोफिल के संख्या बढ़ जाने के कारण यह इओसिनियाफिलिया रोग हो जाता है, जिसमें सूखी खांसी बार बार आती है। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। आइए देखते हैं बेसोफिल्स। यहाँ पे गलती लिखा हुआ है, बेसोफिल्स होगा। इसका आकार 8 से 10 माइक्रोमीटर तक होता है तथा यह मिथाइलिन ब्लू जैसे क्षारीय रंजकों द्वारा अभिरंजित होते हैं। इनमें बड़े कण पाए जाते हैं। इनके कणों में हिपेरिन और हिस्टामिन पाए जाते हैं। किसके? बेसोफिल्स के में हिपेरिन और हिस्टामिन। केंद्रक बड़ा और अनियमित रूप से बहुरूपी होता है। श्वेत कणों की कुल संख्या 0.5 से 1% भाग इन्हीं का होता है तथा इनके कार्य के संबंध में निश्चित जानकारी प्राप्त नहीं होती है। यह दुर्लभता से परिधीय रुधिर में पाया जाता है, अतः सभी रुधिर परतों में दिखाई भी नहीं देता है। विशेषतः मत्स्य अर्थात मछली में, मेढक, सरीसृप जैसे सांप जो रेंग कर चलते हैं वो सरीसृप एवं पक्षियों में। अगले वीडियो में देखेंगे एग्रेनुलोसाइट। आइए देख लेते हैं विभिन्न वर्गों में श्वेत रुधिर कणिकाओं की उपस्थिति। मछलियों में एक या अनेक श्वेत रुधिर कणिकाओं की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के विषय में विभिन्न मत हैं, किंतु 5 प्रकार की श्वेत रुधिर कणिकाएं वायु श्वासी मछली में पाई गई है। एम्फीबिया में 5 तरह के ल्यूकोसाइट पाए जाते हैं, किंतु कुछ में परिधीय रुधिर में बेसोफिल्स नहीं पाए जाते हैं। मछलियों एवं एम्फीबिया में पाए जाने वाले श्वेत रुधिर कणिकाओं में लिम्फोसाइट की संख्या सबसे अधिक होती है। पक्षियों में पाए जाने वाले श्वेत रुधिर कणिकाएं बड़ी होती है और उनके केंद्रिकाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ये हेटेरोफिल अर्थात न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, बेसियोफिल्स, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होते हैं। जंतुओं में इन श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या उनकी उम्र, लंबाई, लिंग, ऋतु तथा वास स्थान के कारण बदलती रहती है। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आइए देखते हैं रुधिर के काज, फंक्शन ऑफ ब्लड। पचे भोजन का परिवहन। रुधिर अपनी प्लाविका के द्वारा पचे भोजन पदार्थों जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल आदि का परिवहन करता है,
जो रुधिर के साथ शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचकर रुधिर की वृद्धि में सहायता पहुंचाने का कार्य करता है। ऑक्सीजन का परिवहन। रुधिर हार्मोन तथा विटामिनों का जो है वाहक होता है। रुधिर जो है हार्मोन तथा विटामिनों का जो है वाहक होता है। यह हार्मोन तथा विटामिन को जो है ले जाने का काम करता है। ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ संबंधित होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और इस रूप में ऊतकों में पहुंचकर वहां फिर अलग हो जाता है। यह ऑक्सीजन फिर ऊतकों में ग्लूकोज से के ऑक्सीकरण में काम आता है। कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप CO2 बनता है जो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और प्लाविका में यह Na2CO3 के साथ जो है NaHCO3 बनाता है। फेफड़ों में जाकर यह एंजाइमों की क्रिया से अलग होकर श्वसन क्रिया के समय बाहर निकल जाता है। उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन। रुधिर के माध्यम से ही यूरिया और नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जित पदार्थ वृक्क तक पहुंचाए जाते हैं जहां से वह बाहर निकल जाए जाते हैं। रुधिर का जमना। जब कोई रुधिर वाहिनी कट जाती है तो थोड़ी देर तक रुधिर निकलते रहने के बाद वहां से रुधिर निकलना जो है बंद हो जाता है। ऐसा रुधिर में के जम जाने के कारण होता है। जीवाणुओं का नाश। श्वेताणु जीवाणुओं तथा अन्य हानिकारक पदार्थों को नष्ट कर देता है। घाव का भरना। घावों को भरने के लिए जो पदार्थ जरूरी है वे रुधिर द्वारा ही घाव तक पहुंचाए जाते हैं। ताप नियंत्रण। वह ताप जो यकृत और पेशियों में बनता है रुधिर द्वारा शरीर के ठंडे भागों में पहुंचाया जाता है। इस प्रकार सारे शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। रोगों से छुटकारा पाने में सहायता। कई रोगों में जब टॉक्सिन बनते हैं तो रुधिर में उनके लिए एंटीटॉक्सिन तैयार हो जाता है और रोगी रोग मुक्त हो जाता है। मिलते हैं अगले नए वीडियो में रुधिरहीनता अर्थात एनीमिया के साथ। आइए देख लेते हैं रुधिरहीनता अर्थात एनीमिया। इस बीमारी में रुधिर के सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है पुरुष 11.5 से 14.5 ग्राम पर मिलीलीटर, महिलाओं में जो 11.5 से 15.5 ग्राम जो है घटता है। पुरुष में 13.5 ग्राम से जो पर 100 मिलीलीटर से कम होने पर तथा महिलाओं में 11.5 ग्राम से पर 100 मिलीलीटर से कम होने पर लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या अर्थात RBC काउंट तथा PCV% पैक्ड सेल वॉल्यूम भी घटने लगता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा की सांद्रता में ह्रास होने से रुधिर के ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता जो है घट जाती है जिसका परिणाम ऊतक में हाइपोक्सिया होता है। ऊतक में क्या हो जाता है? हाइपोक्सिया। इसमें अनियमित सांस, कमजोरी, सीने में दर्द, चक्कर, थकावट, रुधिरहीनता के लक्षण उत्पन्न होते हैं। लाल रुधिर कोशिका की उत्पत्ति में बाधक या लाल रुधिर कोशिकाओं का नष्ट होना या रुधिर की ज़्यादा कमी के कारण रुधिरहीनता अर्थात एनीमिया होती है। इसमें मुख्यतः क्या होता है कि जो रुधिर में जो है आयरन की मात्रा जो है कम हो जाती है, जो ब्लड में जो ऑक्सीजन ढोने का काम करता है, जिसके कारण जो है ब्लड में ऑक्सीजन ढोने का काम जो है कम हो जाता है, जिसके कारण जो है थकावट, कमजोरी और सीने में दर्द, चक्कर आदि जो है लक्षण दिखाई देते हैं। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। सिकल सेल या रुधिरहीनता क्या है? आइए देखते हैं सिकल सेल एनीमिया क्या है या रुधिरहीनता क्या है। हीमोग्लोबिन अर्थात एस हीमोग्लोबिन को HB से सूचित किया जाता है के कारण सिकल सेल रुधिरहीनता होती है। इसकी पहचान सिकल के समान जो है अर्थात हंसुए के गांव घर में होता है, वो हंसुए के टेढ़ा हो जाता है, ऐसे करके टेढ़ा के समान लाल रुधिर कणिकाओं की उपस्थिति से होती है। ये सिकल कोशिकाएं किसी कारणवश छोटी रुधिर वाहिनियों को बंद कर देती है। इसके फलस्वरूप जो है
अनियमित आकार के कारण और रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल जो है कम हो जाता है। इससे हीमोलैटिन रुधिरहीनता उत्पन्न होती है। यह दर्दनाक होती है और अक्सर मृत्यु का कारण बनता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण ये अणु अर्थात हीमोग्लोबिन अपने आकार बदल लेते हैं और एक दूसरे से जुड़कर मजबूत छड़नुमा रचना बनाती है और जिन लाल रुधिर कणिकाओं में वे रहते हैं वो हाशिए के आकार का बन जाता है। यह बीमारी मुख्यतः निग्रो जातियों में पाई जाती है। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में लसिका अर्थात लिम्फ के साथ। आइए देख लेते हैं लसिका अर्थात लिम्फ क्या है। लसिका एक वर्णित तरल संयोजी ऊतक है जिसमें प्रोटीन, ग्लूकोज, जल, एमिनो अम्ल, लिम्फोसाइट तथा फैगोसाइट पाए जाते हैं। चूँकि इसमें लाल रुधिर कणिका और प्लेटलेट्स नहीं होते हैं इसलिए यह रंगहीन होती है। रुधिर की तरह यह भी जम जाती है पर क्रिया धीरे धीरे होती है। विभिन्न ऊतकों में रुधिर कोशिकाएं यू आकार की होती है। उसका एक बहुधमनिका तथा दूसरा बाहुशिरिका होती है। इसके साथ एक दूसरे प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें लसिका कोशिकाएं कहते हैं। लसिका कोशिका से लसिका बड़ी वाहिनियों में जाती है जिसे लसिका वाहिनी कहते हैं। इसमें कपाट होते हैं जिसके कारण लसिका केवल एक छोड़ जाती है अर्थात सर्वदा शिरा तंत्र की ओर जो है बहती है। लसिका वाहिनियाँ शरीर में बहुत अधिक होती है। वक्ष गुहा में छोटी छोटी वाहिनियाँ मिलकर एक बायां वक्षीय वाहिनी तथा एक दायां लसिका वाहिनी बनाती है जो क्रमशः बायां एवं दायां सब कैल्वियन शिरा से जुड़ता है। इस तरह लसिका तंत्र रुधिर परिवहन से संबंध रहता है। लसिका वाहिनियों पर अनेक छोटी छोटी रचनाएं होती है जिन्हें लसिका गांठें अर्थात लिम्फ नोड्स कहते हैं। लसिका गांठों में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। ठोस पदार्थ छन जाता है तो इनमें उपस्थित फैगोसाइट्स बैक्टीरिया को मार देता है। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में लसिका के कार्य के साथ। आइए देखते हैं लसिका के कार्य अर्थात फंक्शन ऑफ लिम्फ। लसिका खाद्य पदार्थों को कोशिकाओं से पहुंचाती है और कोशिकाओं से उत्सर्जित पदार्थों को बाहर लाती है। शरीर में प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया लसिका गांठों में फंस जाते हैं और इस प्रकार मारे जाते हैं। लसिका गांठों में रुधिर में विभिन्न प्रकार के विष ले लेती हैं और रुधिर को हानि रहित बनाती है। लसिका गांठों में लिम्फोसाइट का भी निर्माण होता है। आंत में उपस्थित लैक्टिल वाहिनियाँ वसा के परिवहन में मदद पहुंचाने का काम करती है। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में लसिका एवं रुधिर के अंतर के बारे में जानकारी लेंगे। आइए देख लेते हैं लसिका एवं रुधिर में अंतर, डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड में। लसिका यह रंगहीन द्रव ऊतक है। रुधिर यह गहरे रंग का होता है। रुधिर जो है गहरे रंग का होता है और लसिका रंगहीन अर्थात कोई इसमें जो है रंग नहीं होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है और ब्लड में जो है प्रोटीन की मात्रा अधिक मौजूद होता है। लसिका में आरबीसी पूर्णतया नहीं पाए जाते हैं। इसमें जो है आरबीसी नहीं पाया जाता है और रुधिर में जो है ब्लड में जो है आरबीसी मौजूद होता है। इसमें पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन अपेक्षाकृत काफ़ी कम होते हैं। किसमें? लसिका में पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन अपेक्षाकृत बहुत ही कम होते हैं जबकि रुधिर में पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इसमें अपशिष्ट पदार्थ अधिक होता है। किसमें? लसिका में अपशिष्ट पदार्थ जो है अधिक होता है जबकि रुधिर में अपशिष्ट पदार्थ अपेक्षाकृत कम होता है। इसमें डब्ल्यूबीसी अपेक्षाकृत अधिक होता है। किसमें? लसिका में जो है डब्ल्यूबीसी ज़्यादा होता है जबकि रुधिर में जो है डब्ल्यूबीसी कम होता है। साधारणतः केवल लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। किसमें? लसिका में जो है केवल लिम्फोसाइट पाए जाते हैं और रुधिर में विभिन्न प्रकार के डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं। रुधिर में विभिन्न प्रकार के डब्ल्यूबीसी जबकि लसिका में जो है केवल लिम्फोसाइट जो है पाए जाते हैं। फिब्रिनोजेन प्रोटीन कम मात्रा में या नहीं के बराबर जो है पाया जाता है।
ठीक है। जबकि फाइब्रिनोजेन प्रोटीन अधिक मात्रा में किसमें, ब्लड में जो है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है, तभी तो ब्लड को जमाने का काम करता है। ठीक है। केवल लसिका वाहिनी से गुजरता है, इसमें जो है रुधिर शिरा धमनी एवं कोशिकाओं से गुजरता है। ठीक है। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में एनिमल टिश्यू अर्थात जंतु ऊतक के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। जंतु ऊतक अर्थात एनिमल टिश्यू के महत्वपूर्ण तथ्य, इसके बारे में पूरी पॉइंट को जानने के लिए आपको चैनल पर जाना होगा। तो चलिए देखते हैं आगे। शरीर को गर्म रखने हेतु कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? कौन सा होता है? वसामय ऊतक, अर्थात जो चर्बी होती है वह शरीर को जो है गर्म रखने में काफ़ी मदद करता है। स्तनधारियों में वसा ग्रंथियों का कार्य करता है कौन? त्वचा तथा रोगों का जलसह बनाना। ठीक है। स्तनियों में बाल कौन सी रचना है? एपिडर्मल रचना है। स्तनियों में जो है बाल जो है एपिडर्मल रचना है। स्तनधारियों की त्वचा में वसामय ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? चर्म से नीचे। स्तनधारियों की त्वचा में जो वसामय ऊतक जो है चर्म से अर्थात चमड़े से जो है नीचे पाए जाते हैं। मनुष्य की त्वचा कहाँ पर सबसे मोटी होती है? तलवे में। तलवे में जो है एड़ी के नीचे जो तलवा होता है उसमें जो है मनुष्य का चमड़ा जो है काफ़ी मोटी होती है। लिगामेंट एवं टेंडोन किस प्रकार के ऊतक होते हैं? संयोजिक तंतुमय ऊतक होते हैं। यह हड्डी से हड्डी और हड्डी से मांस को जोड़ने का काम करता है। ठीक है। और यह कैसे होती है? संयोजी तंतुमय ऊतक होता है। ऊँट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? वसामय ऊतक का होता है। किसका होता है? वसामय, अर्थात उसमें काफ़ी मात्रा में चर्बी होती है। ठीक है। ऊँट का कुबड़ जो है उसमें काफ़ी मात्रा में चर्बी होती है। लिगामेंट संरचना किसे से जोड़ती है? यह अस्थिर से अस्थिर अर्थात हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम जो है लिगामेंट करता है। कौन? लिगामेंट। फेफड़ों में श्वसन इकाई को क्या कहा जाता है? एल्वोलाई। फेफड़ों में श्वसन इकाई को एल्वोलाई कहा जाता है। ये काफ़ी छोटी छोटी और गोलनुमा रचना होती है। ठीक है। न्यूरॉन का बाहर जाने वाला प्रक्रम क्या कहलाता है? एक्सॉन। न्यूरॉन का जो है बाहर जाने वाला प्रक्रम जो है एक्सॉन कहलाता है। अरेखित पेशियाँ कहाँ पाई जाती है? मूत्राशय में। अरेखित पेशियाँ जो है मूत्राशय में पाई जाती हैं। दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? डेंटाइन के। दांत मुख्य रूप से डेंटाइन के बने होते हैं। हृदय पेशियों के लक्षण क्या होते हैं? रेखित एवं अरेखित पेशीय मिश्रण। लेक्रामाइल ग्रंथियाँ किसे किसे स्रावित करती हैं? आंसू को। लेक्रामाइन ग्रंथियाँ जो है आंसू को स्रावित करती हैं। स्तनधारियों की त्वचा के किस भाग से चमड़ा बनता है? चर्म से। स्तनधारियों के त्वचा के किस भाग से जो चमड़ा बनता है? वह चर्म से। स्तनियों में श्रृंग, नख एवं खूर किस चीज़ के बने होते हैं? यह त्वचा की स्ट्रेटम कॉर्नियम से बने होते हैं। स्तनधारियों में स्तनियों में श्रृंग, नख, खूर किस चीज़ के बने होते हैं? त्वचा के स्ट्रेटम या कॉर्नियम से बने होते हैं। शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस। शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी का नाम जो है ग्लूटियस मैक्सिमस है। शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम क्या है? स्टेपिडियस। क्या है? यह मध्य कान में पाई जाती है। स्टेपिडियस जो सबसे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है, वहीं पे जो है शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी जो है स्टेपिडियस होती है। परितारिका में किस प्रकार की पेशियाँ पाई जाती है? अरेखित चिकनी पेशियाँ पाई जाती हैं। कशेरुक प्राणियों में अरेखित पेशियाँ कहाँ पाई जाती है? पश्चपाद में पाई जाती है। दांत का शिखर किसका बना होता है? एनिमल का बना होता है। किसका? एनिमल का। एनामेल का, सॉरी एनिमल का नहीं, एनामेल का। दांत का शिखर एनामेल का बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं के एक्सन के शाखित अंत क्या कहलाते हैं? टेलोडेंड्रिया। क्या कहलाते हैं? टेलोडेंड्रिया। तंत्रिका कोशिकाओं के एक्सन के शाखित अंत टेलोडेंड्रिया कहलाते हैं। तंत्रिका तंत्र की सिनेप्स में क्रियात्मक कार्य किस हार्मोन द्वारा होता है? एसिटिल कोलिन हार्मोन द्वारा। क्या है? एसिटिल कोलिन हार्मोन द्वारा।
क्या रुधिर एक ऊतक है? हाँ, रुधिर एक ऊतक है। वह तनिक जिसमें कोशिका एवं कोशिकाओं के समूह को शरीर के बाहर कृत्रिम भोज्य पदार्थों के माध्यम से जिंदा रखा जाता है, क्या कहलाता है? ऊतक संवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊतक संवर्धन। आइए देख लेते हैं आगे। औत्तरिक अर्थात हिस्टोलॉजी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? मार्सोलो को, मार्सोलो मेलपिगी को। औत्तिकी अर्थात हिस्टोलॉजी की स्थापना का श्रेय मार्सेलो मेलपिगी को जाता है। विभाज्योतक ऊतक पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? वर्धी भाग में। विभाज्योतक ऊतक जो है पौधे के वर्धी भाग में पाए जाते हैं। द्विबीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि हेतु कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? कैम्बियम। देखते हैं यहाँ से, हिवेरेशियन तंत्र कहाँ पाया जाता है? स्तनियों की अस्थियों में। हिवेरेशियन तंत्र जो है स्तनियों की अस्थनि में, अस्थि में अर्थात हड्डियों में पाए जाते हैं। गेंडे के सींग किसके बने होते हैं? केरोटीन के। गेंडे के जो सींग जो है एक केरोटीन के बने होते हैं। कोशिका या ऊतकों की कृत्रिम माध्यम में वृद्धि को क्या कहा जाता है? टिश्यू कल्चर। कोशिका या ऊतकों के कृत्रिम माध्यम में वृद्धि को टिश्यू कल्चर कहा जाता है। स्तनियों की त्वचा के नीचे वसा किस रूप में संचित होती है? वसा ऊतक के रूप में संचित होती है। बालों की प्राथमिक उपयोगिता क्या है? सुरक्षा। बाल जो है शरीर को या सिर को जो है सुरक्षा देने का काम करता है। वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ने का क्या कारण होता है? उपचर्मी स्तर में लचीलापन कम होने के कारण। इसमें जो है चर्बी जो है अर्थात वसा जो है शरीर में कम हो जाता है, जिसके कारण झुर्रियाँ पड़ने या इलास्टिसिटी जो है कम हो जाता है। सीबेसियस ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? स्तनियों की त्वचा की डर्मिस में जो है पाई जाती है। जननी कोशिकाओं का निर्माण किस एपिथेलियम से बना होता है? क्यूबियोडल से बना होता है। जननी कोशिकाओं का निर्माण क्यूबियोडल एपिथेलियस से बना होता है। मास्ट कोशिकाओं किस ऊतक में पाई जाती है? संयोजी ऊतक में पाई जाती है। शरीर में से सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? सार्टोरियंस, जो गुर्दे के नीचे पेल्विस से होकर जांघ से घुटने तक जाती है। कौन है? सार्टोरियंस। शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी जो है सार्टोरियंस। मेढक में कौन सा कंकाल नहीं होता है? बाह्य कंकाल मेढक में नहीं होता है। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? प्लूरा। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है फ्लोरा। एक मोटे मनुष्य के शरीर में मोटापन किस ऊतक की वृद्धि के कारण होती है? वसामय ऊतक के कारण। किसके कारण? वसामय ऊतक के कारण। हृदय पेशी किस प्रकार की होती है? रेखित, क्रॉस संयोजी, अनैच्छिक। हृदय पेशी जो है रेखित, क्रॉस संयोजी और अनैच्छिक प्रकार की होती है। सार्कोलेमा किन सूत्रों का आवरण होता है? पेशी सूत्रों का। सार्कोलेमा पेशी सूत्रों का आवरण होता है। स्तनियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ पाया जाता है? लाल अस्थि मज्जा में। किसमें? लाल अस्थि मज्जा में पाया जाता है। स्तनधारियों की अस्थियों में हेवरीशियन नलिकाओं एक दूसरे से किन किन नलिकाओं द्वारा जुड़ी रहती हैं? अनुप्रस्थ नलिकाओं द्वारा। सर्वप्रथम जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किसने किया था? जॉन रे ने। किसने? जॉन रे ने। जीवधारियों के शरीर में होने वाली विभिन्न आंतरिक क्रियाएं क्या कहलाती हैं? उपापचय क्रियाएं कहलाती हैं। प्राचीन भारतीय चिकित्सक जिसने वर्गीकरण किया था वह है चरक। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों को खोजने, पहचानने अथवा उनके नामकरण का कार्य करता है टेक्सोनॉमी अर्थात वर्गीकी कहलाता है। मानव जाति को श्रेष्ठ बनाए जाने की विधियों का अध्ययन क्या कहा जाता है? सुजानिकी अर्थात यूजेनिक्स। संघ कार्डेटा की स्थापना की बेल्फोर ने। किसने? बेल्फोर ने। सिलेंट्रेटा संघ जंतु को पुर्तगाली लड़ाकू कहा जाता है, फाइसेलिया।
समूह के जंतु सिर्फ समुद्री जल में ही निवास करते हैं। किस कारण? इकाइनोडर्मेटा के कारण। पौंड सिल्क कहा जाता है किसको? स्पाइरोगायरा को। पौंड सिल्क कहा जाता है स्पाइरोगायरा को। प्रोटोजोआ पौधे एवं जंतुओं के बीच की योजक कड़ी किसको कहा जाता है? यूग्लिना को। प्रोटोजुआ पौधे एवं जंतुओं के बीच की योजक कड़ी को किसे कहा जाता है? यूग्लिना को। जीव जो ज़्यादा समय तक जीवित रह पाते हैं क्या कहलाते हैं? बहुकोशिकीय। अंग जिसकी मदद से सांप आवाज़ सुनता है? त्वचा। त्वचा से जो है सांप आवाज़ सुन पाता है। एक उड़नशील स्तनधारी चमगादड़ है। उड़नशील स्तनधारी कौन सा है? केवल एक चमगादड़। अंडा देने वाला स्तनधारी एक्सोसीटस है। कौन सा है? अंडा देने वाला स्तनधारी एक्सोसीटस है। सबसे बड़ा सर्प है अजगर। कौन है? अजगर। उड़नशील सरीसृप का एक उदाहरण है डैक्रो। एस्केरिस या लुम्ब्रिकोड्रैट्स अर्थात पेट का केंचुआ एक प्रमुख परजीवी है जो कि पाया जाता है मनुष्य की आंत में। कौन? एस्केरिस लुम्ब्रिकोक्वाड्स, जिसे हम जोकी कहते हैं, उसका नाम क्या है? एस्केरिस लुम्ब्रिकोक्वाड्स, जिसे पेट का केंचुआ भी कहा जाता है। यह एकमात्र प्रमुख परजीवी है जो हमारे पेट में पाया जाता है। इसका नाम क्या है? एस्केरिस लुम्ब्रिकोक्वाड्स। वह एनेलिड जिसे सामान्य भाषा में जोंक कहते हैं क्या है? हिरुडोनोरिया। क्या है? हिरुडोनोरिया। समुद्री घोड़ा है अर्थात हिप्पोकैम्पस वस्तुतः एक मछली है। विद्युत मछली के रूप में जानी जाती है टॉर्पीडो को। किसको? टॉर्पीडो को। मानव का जैविक नाम होमो सेपियंस है। विश्व का सबसे छोटा कशेरुकी जंतु पेंडाका पिग्मेया वस्तुतः एक मछली है। विश्व का सबसे छोटा कशेरुकी जंतु पेंडाका पिग्मेया जो है एक प्रकार का मछली है। सर्वाधिक उम्र लगभग 200 वर्ष तक जिंदा रहने वाला कशेरुकी जंतु केवल जो है कछुआ है। वह जीव जो कभी मरता नहीं है कौन है? अमीबा। अमीबा अमर है, यह कभी नहीं मरता है। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ये देख लेते हैं जीव विज्ञान की मुख्य शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इसके पूरा वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल पर जाना पड़ेगा। सरल संरचना से जटिल संरचना वाले जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उद्विकास। जीव जातियों की उत्पत्ति के इतिहास का अध्ययन जाना जाता है किसको? जातिकी को। आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति इनहेरिटेंस तथा विभिन्नताओं अर्थात वेरिएशन का अध्ययन कहलाता है अनुवांशिक अर्थात जेनेटिक्स। अनुवांशिकी के नियमों द्वारा मानव जाति के सुधार का अध्ययन कहलाता है क्या? सुजनकी अर्थात यूजेनेटिक्स। मानव जाति के विकास पर वातावरण के प्रभाव के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यूथेनिक्स। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग द्वारा आनुवंशिक रोगों का निवारण करके मानव जाति के आधार का अध्ययन यूफेनिक्स कहलाता है। पृथ्वी पर जीव जंतुओं के वितरण का अध्ययन किया जाता है प्राणी भूगोल के द्वारा। अंडे का गर्भ से बाहर आना अथवा जीव जातियों के जन्म की पूर्व की अवस्था को कहा जाता है भ्रूण। जीवन वृत्त अर्थात लाइफ साइकिल जीवन वृत्त का अध्ययन कहलाता है ओंटोजेनी। अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंडोक्राइनोलॉजी। जंतु विज्ञान की शाखा जिसमें शरीर की आकृति एवं रचना का अध्ययन कहा जाता है मॉर्फोलॉजी अर्थात आकारिकी को। शारीरिक तथा ऊतकों का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन कहलाता है औत्की अर्थात हिस्टोलॉजी। सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन कहलाता है कोशिका विज्ञान अर्थात साइटोलॉजी में। जंतुओं के शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शरीर क्रिया विज्ञान। जीव जंतुओं के समानताओं के आधार पर अलग अलग करने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गीकी। जंतु विज्ञान की
शाखा के अंतर्गत जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है इथोलॉजी। शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का अध्ययन कहलाता है एंजाइमोलॉजी। जैव शरीर के रसायन को क्या कहा जाता है? जीव रसायन अर्थात बायोकेमिस्ट्री। आइए देखते हैं। आणविक स्तर पर जीवाणुओं के रसायन का अध्ययन का होता है आणविक जीव विज्ञान से। जंतुओं के शरीर पर निम्न ताप होने वाले प्रभाव के अध्ययन को कहा जाता है क्रायोजेनिक्स। त्वचा का अध्ययन कहलाता है डर्मेटोलॉजी। जीवाणु विज्ञान एवं विषाणु विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है किसका? अति सूक्ष्म जीवों का अर्थात माइक्रोबायोलॉजी का। मादा जीवाणुओं के प्रजनन अंगों के अध्ययन को कहा जाता है गाइनेकोलॉजी। रोगों की प्रकृति, लक्षणों तथा कारणों के अध्ययन को कहा जाता है पैथोलॉजी। जंतुओं के शरीर पर आयु प्रभाव के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जेरैंटोलॉजी। ट्यूमर नामक रोग का अध्ययन कहलाता है टेरिटोलॉजी। परजीवी जीवों का अध्ययन कहलाता है परजीविकी। जंतुओं के कान, नाक एवं गले के अध्ययन को कहा जाता है राइनोलॉजी। क्या कहा जाता है? राइनोलॉजी। मांसपेशियों के अध्ययन को कहा जाता है साइकोलॉजी या मायोलॉजी। मांसपेशियों के अध्ययन को साइकोलॉजी या मायोलॉजी कहा जाता है। अस्थि अर्थात बोन का अध्ययन कहलाता है ओरिएस्टोलॉजी। परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को कहा जाता है एंजियोलॉजी। क्या कहा जाता है? एंजियोलॉजी। आइए देखते हैं यहाँ से। उपास्थि का अध्ययन कहलाता है कॉन्ड्रोलॉजी। रुधिर एवं रुधिर रोगों के अध्ययन को कहा जाता है हेमेटोलॉजी। आंतरिक अंगों का अध्ययन कहलाता है स्मेल्कोनोलॉजी। दांतों से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजी। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी। रक्त के सीरम तथा रुधिर आदान के अध्ययन को कहा जाता है सीरोलॉजी। कोरोटी अर्थात स्कॉल के अध्ययन को कहा जाता है क्रेनियोलॉजी। ब्रिक का अध्ययन कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। इसमें ब्रिक की सबसे छोटी इकाई क्या है? नेफ्रॉन। अंग विज्ञान के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्गेनोलॉजी। हृदय की रचना एवं कार्य विधि के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्डियोलॉजी। केंद्रक का अध्ययन कहलाता है कैरियोलॉजी। क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी। संक्रमण के विरुद्ध जंतु शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्रायोबायोलॉजी। जीवाश्म से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है जीवाश्मिकी। शरीर के रचनात्मक संगठन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? टेक्टोलॉजी। उपार्जित लक्षणों के अध्ययन को कहा जाता है टेटोलॉजी। जंतुओं के लिए विषैले पदार्थों एवं शरीर पर इनके प्रभाव का अध्ययन पाया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? टैक्सिकोलॉजी अर्थात विष विज्ञान। मछली तथा मछली पालन के अध्ययन को कहा जाता है एक्थियोलॉजी। उभयचर तथा अर्थात एम्फीबियंस तथा सरीसृप अर्थात रेप्टाइल्स के अध्ययन को कहा जाता है सर्पेंटोलॉजी। क्या कहलाता है? एम्फीबियंस या उभयचर या सरीसृप अर्थात रेप्टाइल के अध्ययन को कहा जाता है सर्पेंटोलॉजी। लिजर्ड्स के अध्ययन को कहा जाता है सोरोलॉजी। यह छिपकलियों का अध्ययन भी है। लिजार्ड्स अर्थात छिपकलियों का अध्ययन, जिसे सोरोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों अर्थात एवेज का अध्ययन जो है कहलाता है पक्षी विज्ञान के अंतर्गत आता है। पक्षियों के घोंसले के अध्ययन को कहा जाता है नेड्यूलॉजी। क्या कहलाता है? पक्षियों के घोंसले के अध्ययन को, नेस्ट ऑफ एवियल्स के अध्ययन को कहा जाता है न्यूडोलॉजी। स्तनधारियों के अध्ययन को कहा जाता है मेमोलॉजी। क्या कहलाता है? मेमोलॉजी। तालाब, पोखरों तथा झीलों इत्यादि में पाए जाने वाले जंतुओं तथा पौधे के अध्ययन को कहा जाता है लिम्नोलॉजी। क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी। उड़ने वाले जंतुओं की शारीरिक रचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एरबायोलॉजी। क्या कहा जाता है? एरबायोलॉजी। समुद्री जीवधारियों के अध्ययन को कहा जाता है ओशिनोग्राफी। क्या कहा जाता है? ओशिनोग्राफी। अंतरिक्ष का
जीवधारियों पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्पेस बायोलॉजी। क्रोमोसोम पर पट्टियों के आधार पर वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? कैरियो टैक्सोनॉमी। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कैलोलॉजी। जीवों पर विकिरण के प्रभाव के अध्ययन को क्या कहा जाता है? रेडियो बायोलॉजी अथवा एक्टिनोबायोलॉजी। सरोवर, तालाब एवं झीलों आदि के अध्ययन को के नाम से जाना जाता है? सरोवर विज्ञान के नाम से। जंतु विज्ञान की शाखा के अंतर्गत प्रोटोजूलॉजी कहा जाता है। स्पंजों के अध्ययन को कहा जाता है? पैरालॉजी। सिलेंट्रेटा फाइलम के जंतुओं के अध्ययन को कहा जाता है? निडोलॉजी। चपटे कृमियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हेलमिन्थोलॉजी। चपटे कृमियों के अध्ययन को कहा जाता है? हेलमिन्थोलॉजी। गोल कृमियों के अध्ययन को कहा जाता है? निमेटोलॉजी। कीटों के अध्ययन को कहा जाता है? कीट विज्ञान। चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है? मिर्मिकोलॉजी। क्या कहलाता है? चींटियों के अध्ययन को मिर्मिकोलॉजी। मकड़ियों के अध्ययन को कहा जाता है? एरेनेकोलॉजी। क्या कहा जाता है? एरेनेकोलॉजी। मकड़ियों के अध्ययन को एरेनेकोलॉजी कहा जाता है। मोलास्का संघ के जंतुओं के अध्ययन को कहा जाता है? मेलेकोलॉजी। क्या कहलाता है? मेलेकोलॉजी। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इसको 3 से 4 बार देख लेने पर यह लगभग उतना याद हो जाता है। ठीक है, देखते हैं पादप जगत का वर्गीकरण। इसका पूरा वीडियो देखने के लिए आपको चैनल पर जाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवाश्म वनस्पति में अध्ययन किया जाता है जीवाश्मों का। डेंड्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है वृक्षों तथा झाड़ियों का। किसको? डेंड्रोलॉजी में। वनस्पति संवर्धन में संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। वनस्पति से संबंधित जो विज्ञान होता है उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। जो पौधा बीज तो उत्पन्न कर सकता है किंतु पुष्प नहीं, क्या कहलाता है? अनावृत बीज, एंजियोस्पर्म। कुछ पौधों में सम्मोहन ऊतक पाए जाते हैं किंतु बीज नहीं होते हैं। किसमें? टेरिडोफाइट्स में। पौधों का नाम दो शब्दों में लिखना द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है। यह प्रकट करता है वंश तथा जाति को। लिनियस को प्रतिपादित करने का श्रेय दिया जाता है नामकरण की पद्धति का। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? जाति है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रास्टर है। प्रोकैरियोट्स में प्रकाश संश्लेषण होता है थैलेक्वाइड्स। एंजियोस्पर्म अथवा पुष्पी पादप कहलाते हैं मैग्नोलियाफाइटा। वर्गीकरण नामकरण एवं पादपों की पहचान से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहते हैं सिस्टमैटिका बॉटनी। विषाणु विज्ञान अर्थात वायरोलॉजी में अध्ययन किया जाता है विषाणुओं का। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंध जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है पारिस्थितिकी। साइकस में कोरलाइट बड़े पहचानी जाती है नीले हरे शैवाल की उपस्थिति द्वारा। लिविंड डबल रोटी के उत्पाद में प्रयोग किया जाता है। किसका? ईस्ट का। ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है किसका? राइबोफ्लेविन का। पौधों में लैटिन नामों की सलाह दी जाती है। पूरे संसार में एक नए पौधे के लिए केवल एक ही नाम के कारण है। ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है किसका? राइबोफ्लेविन का। पौधों में लैटिन नामों की सलाह दी जाती है पूरे संसार में एक पौधे के केवल एक ही नाम के कारण। फाइलोजनी में अध्ययन होता है किसका? पादपों के उद्विकास का। टीकाकरण अर्थात वैक्सीनेशन का वैज्ञानिक आधार बताया लुई पास्चर ने। वर्गीकी का जनक कहा जाता है किसको? लिनियस को। फलों के रस को थोड़े समय के लिए खुले स्थान पर रखने पर ये कड़वे हो जाते हैं। रस का ईस्ट द्वारा किण्वन में परिवर्तन हो जाता है, किण्वन द्वारा फर्मेंटेशन हो जाने के कारण। टेरिडोफाइट्स को अन्य नाम से भी जाना जाता है संवहनीय क्रिप्टोगैम्स।
टेरिडोफाइट को जो है संवहनीय क्रिप्टोगैम्स के नाम से भी जाना जाता है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है कहाँ पे? दिल्ली में। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है दिल्ली में है। केंद्रीय राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संग्रहालय कहाँ स्थित है? शिवपुर कलकत्ता में है। केंद्रीय व राष्ट्रीय वनस्पति संग्रहालय जो है शिवपुर अर्थात कलकत्ता में है। पादप जिसमें दोहरा निषेचन पाया जाता है आवृत बीजी पादपों में। सरल फल अतबेरी के 4 उदाहरण हैं: अमरूद, टमाटर, केला एवं बैगन। यह है सरल फल। आलू के कुल का नाम जो है सोलेनेसी है। रासायनिक पदार्थ अगर प्राप्त होता है तो लाल शैवालों से। अगर किससे प्राप्त होता है? लाल शैवाल से। ईस्ट है यूकैरियोट। ईस्ट क्या है? यूकैरियोट। मॉर्निंग ग्लोरी नाम है किसका? इपोमिया परप्यूरिया का। किसका? इपोमिया परप्यूरिया का। बैंगन के कुल का नाम है सोलेनेसी और आलू के कुल का नाम भी है सोलेनेसी। जीव विज्ञान की शाखा जो पौधे एवं जंतुओं के पौधों के लिए प्रयुक्त होती है वर्गीकरण विज्ञान कहलाती है। खजूर जिस वंश से संबंधित है फिनिक्स से है। स्पीसीज प्लांटेरम का प्रकाशन किया था किसने? कैरोलस लिनियस ने। स्पीसीज प्लांटेरस का प्रकाशन किया था कैरोलस लिनियस ने। विभिन्न पादपों के रोगों का अध्ययन होता है रोग विज्ञान में। वनस्पति विज्ञान की शाखा में वर्णों के विकास का वर्णन जो है सिल्वीकल्चर है। आइए देखते हैं पादप कारिकी के बारे में। निर्जीव पदार्थ से जटिल भोजन का अवशोषण कर सकता है मृतोपजीवी। शैवाल का रिक्सीमिया तथा मार्क्सेनिया से भिन्न होने के कारण। कोशिकाओं में पाइनोरोइड्स के कारण। यदि युग्मकों में एक युग्मक दूसरे युग्मक से संयोजन करने में असफल हो जाता है किंतु एक द्विगुणित अर्थात डाइप्लॉइड रचना में विकसित होता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? अनिषेक जनन, पार्थेनोजेनेसिस। सिनगैसी। आइए देखते हैं सिनगैसी के बारे में। सिनगैसी के पश्चात शैवालों के 4 बीजाणु उत्पन्न होते हैं। हरे शैवाल, भूरे शैवाल एवं मौस में से बहुत ही कम मात्रा में समुद्र के किनारे पाया जाता है। क्या? मौस। शैवाल और दूसरे जल निमग्न पादप दिन के समय पानी में तैरते हैं एवं रात में डूब जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप ऑक्सीजन के जमाव से बायोन्ड हो जाने के कारण। लाल सागर में ज्वार भाटा आने के कारण नीलहरे सवाल होता है। समुद्र का नाम सारगैसो पड़ा शैवालों के कारण। समुद्र का नाम किसके कारण पड़ा? सारगैसो पड़ा शैवालों के कारण। दूसरे युग्मक से बिना संयोजन किए एक युग्मक से जाइगोस्पोर के निर्माण को कहते हैं अनिषेक जनन। समुद्री लेट्यूस कहलाने वाला शैवाल है अल्वा। सेप्रोलेगिनिया पैरासाइटिका मछलियों में रोग उत्पन्न करता है सालोमेना। कौन सा रोग? सालोमेना रोग। स्पर्श संवेदी पौधे का वानस्पतिक नाम होता है माइमोसा प्यूडिका। जो जीवाणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑब्लिगेट। क्या कहते हैं? ऑब्लिगेट। वह शैवाल है जो लाल सागर में रंग के लिए उत्तरदायी है ट्राइकोडेमिशियन एरिथ्रियम। कुछ नीले हरे शैवालों में स्थिर करने की सामर्थ्य होती है किसमें? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को। सदाशिवन भारत में प्रसिद्ध है माइकोलॉजिस्ट के लिए। किसके लिए? माइकोलॉजिस्ट के लिए। शर्करा में प्रचुरता वाले कार्बनिक पदार्थों में अधिकता से मिलता है यीस्ट।
इष्ट कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में विटामिन होता है, विटामिन बी। आर्थिक दृष्टि से पेनिसिलियम महत्वपूर्ण होता है प्रतिजैवी औषधिय प्रदान करने के लिए। पेनिसिलियम का पनीर के निर्माण में उपयोग होता है। हाँ, पेनिसिलियम क्या है? कवक है। और गेटा प्राप्त होता है किसे? कैलोविसेपा से। किसे? कैलोविसेप से। गेहूं के रस्ट पर अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक का नाम बताइए। केसी मेहता। गेहूं के रस्ट पर अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध कौन से वैज्ञानिक थे? केसी मेहता। मशरूम क्या होता है? मृतोपजीवी। मशरूम जो होता है मृतोपजीवी होता है। स्केलवा का दाद अर्थात रिंग वर्म उत्पन्न होता है किसके? ट्राइकोफाइटोन से। किससे? ट्राइकोफाइटोन से। सर्वाधिक निम्न पौधा होता है थैलोफाइटा। उच्चतम अपुष्पक पादप होता है टेरिडोफाइटा। सर्वाधिक विकसित पौधे होते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में बीज सदा बनते हैं अंडाशय में। द्विनिषेचन पाया जाता है किसमें? पुष्पीय पादप में। पौधे जिसमें जल अवशोषण की क्षमता होने के कारण उसका उपयोग शाखाओं के रोपण में होता है। क्या होता है? मांस। विश्व का सबसे बड़ा पौधा है सिकोया सिम्फेरविरेनस। सर्वाधिक लंबा आवृतबीजी पौधा है यूकेलिप्टस। विश्व का सबसे छोटा पुष्पीय पौधा है वोल्फिया। विश्व का सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेसिया। विश्व का सबसे छोटे बीज है क्या? आर्किडेस। सबसे बड़ा फल जो है लोडोसिया है। चलिए और आगे देखते हैं। सबसे बड़ी पत्ती है क्या है? विक्टोरिया रिजुआ का। पृथ्वी पर आने वाला प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव था साइनोजीवाणु अर्थात साइनोबैक्टीरिया। उपप्रभाग के पौधों के बीजों में आवरण नहीं पाया जाता है जिम्नोस्पर्म्स। पेड़ की पत्तियों से तारपीन का तेल बनाया जाता है क्या है? पाइनस से। ठीक है। पौधे के मंड से साबूदाना बनाया जाता है साइकस से। समुदाय के पौधों को पूर्ण पादप कहा जाता है एंजियोस्पर्म्स। वर्ग के पौधों में कैम्बियम नहीं पाया जाता है एक बीजपत्री। जुकेलेरेला नामक शैवाल जंतु के अंदर पाया जाता है हाइड्रा के। वृक्ष की छालों, दीवारों एवं चट्टानों पर शैवाल उपस्थित रह सकता है किसका? साइमनेसिला का। ओसिटेरिया नामक शैवाल मानव शरीर के अंग में पाया जाता है। कहाँ पे? आंत में। बर्फ पर पाए जाने वाला शैवाल क्या कहलाता है? क्रिप्टोफाइटस। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके तहत शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों से आयोडीन प्राप्त होता है भूरा। शैवाल जो मलेरिया उन्मूलन में सहायक होते हैं नाइट्रेला एवं कारा। वह शैवाल है जो लार्वा को मारने का काम करता है ओसिलेटोरिया। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं क्रोमोफाइलम। लाइकेन जो कि वस्तुतः एक सहजीवी कवक है, सहजीवन दिखलाता है शैवाल, कवक और शैवाल से। कवक जिससे डाइस्टेज करता है नामक एंजाइम प्राप्त किए जाते हैं एस्परजिलियस से। पनीर बनाने के काम में प्रयोग संभव है किसका? पेनिसिलियम का। कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? काइटिन की। कवकों के वर्गीकरण में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हुई है जेसी आइन्सवर्थ का। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कवक भाग लेता है किसको? रोडोटुरेला का। कवक जिसके द्वारा मनुष्य में पराग ज्वर उत्पन्न होता है अल्टरनेरिया के कारण। निम्न में से कवक लकड़ियों को सड़ाकर नष्ट कर देता है पेरियाफोमिस के कारण।
लाइकेन का उपयोग सुगंधित वस्तुएं बनाने में किया जाता है। किस कार्य में लाइना का? हाइड्रोफोबिया नामक रोग के इलाज हेतु किस लाइकेन से औषधि बनाई जाती है? पेल्टिनेरा के द्वारा। पेल्टिनेरा के द्वारा। कोको द्वारा उत्पन्न विष कहलाता है ओफ्लाटॉक्सिन। ओफ्लाटॉक्सिन। रबाज नामक रोग किस कवक द्वारा उत्पन्न होता है? कैरस स्केबिस के द्वारा। विटामिन डी कैल्सीफेरोल पाया जाता है कहाँ पे? सूर्य के प्रकाश में। रासायनिक प्रयोगशाला में काम आने वाला लिटमस पत्र प्राप्त होता है लाइकेन से। फलों के रस में पाई जाती है फ्रुक्टोज शर्करा। द्विबीजपत्री पौधों में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है? मूसला जड़ें। यह अपस्थानिक जड़ें द्वितीयक जड़ें होती हैं। भोजन संग्रहण के लिए तर्कुरूपी जड़ से संबंधित पौधा है मूली। तने का रूपांतरण जिसका उदाहरण अदरक है प्रकंद अर्थात राइजोम है। पत्तियां तने के किस भाग से निकलती है? पर्व संधि के भाग से। पुष्प का वह भाग जिससे सभी पुष्प पत्र निकलते हैं पुष्पासन कहलाता है। फलों का निर्माण होता है अंडाशय में। शुष्क फलों को वर्गों में बांटा गया है 9। भूस्तरीय तना भूमि के अंदर वृद्धि करते हैं क्षैतिज दिशा में। वार्षिक वलय एनुअल रिंग का अध्ययन कराता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष है यूकेलिप्टस। विश्व का सबसे बड़ा लंबा वृक्ष है सिकोया एक नग्नबीजी का। भारत में पाया जाने वाला सबसे छोटा जलीय आवृतबीजी पौधा है लेमेना। पश्चिम बंगाल में पाया जाने वाला सबसे बड़ी पत्ती का जालीय पौधा है विक्टोरिया रेजिया का। भारत के केरल राज्य में पाए जाने वाला सबसे बड़ा फल है लोडोइसिया का अर्थात डबल कोकोनट का। सबसे छोटा बीज होता है आर्किडिस अधिपाद का। सबसे छोटा पुष्प होता है वुल्फिया जिसका व्यास होता है 0.1 मिमी का। वाइटिस की जड़ पर परजीवी सबसे बड़ा पुष्प है रेफिलेसिया जिसका व्यास होता है 45 सेंटीमीटर से तथा भार होता है 90 किलो का। ठीक है। सबसे छोटा बीज होता है आर्किडिस अर्थात अधिपाद का। सबसे छोटा पुष्प होता है वुल्फिया का। वाइटिस की जड़ पर परजीवी सबसे बड़ा पुष्प है रेफिलेसिया का। वह सबसे छोटा आवृतबीजी परजीवी है जो द्विबीजपत्री होता है तथा नग्न बीजियों के तने पर पूर्ण परजीवी होता है आर्सिथेम्बिया का। सबसे बड़ा नर युग्म कौन सा है तथा यह किस प्रकार का पादप है? साइकस एक नग्नबीजी पादप है। सबसे बड़े बीजांड का नाम बताइए। साइकस। साइकस किस प्रकार का जीवाश्म कहलाता है? जीवित जीवाश्म कहलाता है। सबसे छोटा गुणसूत्र। आइए देखते हैं पादप कारिकी के बारे में। निर्जीव पदार्थ से जटिल भोजन का अवशोषण कर सकता है मृतोपजीवी। शैवाल का रिक्सीमिया तथा मार्क्सेनिया से भिन्न होने के कारण। कोशिकाओं में पाइनोरोइड्स के कारण। यदि युग्मकों में एक युग्मक दूसरे युग्मक से संयोजन करने में असफल हो जाता है किंतु एक द्विगुणित अर्थात डाइप्लॉइड रचना में विकसित होता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस। सिनगैसी। आइए देखते हैं सिनगैसी के बारे में। सिनगैसी के पश्चात शैवालों के 4 बीजाणु उत्पन्न होते हैं। हरे शैवाल भूरे शैवाल एवं मौस में से बहुत ही कम मात्रा में समुद्र के किनारे पाया जाता है क्या? मौस। शैवाल और दूसरे जल निमग्न पादप जिनके पादप दिन के समय पानी में तैरते हैं एवं रात में डूब जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप ऑक्सीजन के जमाव से बायोन्ट
हो जाने के कारण। लाल सागर में ज्वार भाटा आने के कारण नीलहरे सवाल होता है। समुद्र का नाम सारगैसो पड़ा शैवालों के कारण। समुद्र का नाम किसके कारण पड़ा? सारगैसो पड़ा शैवालों के कारण। दूसरे युग्मक से बिना संयोजन किए एक युग्मक से जाइगोस्पोर के निर्माण को कहते हैं अनिषेक जनन। समुद्री लेट्यूस कहलाने वाला शैवाल है अल्वा। सेप्रोलेग्निया पैरासाइटिका मछलियों में रोग उत्पन्न करता है, सालोमेना। कौन सा रोग? सालोमेना रोग। स्पर्श संवेदी पौधे का वानस्पतिक नाम होता है माइमोसा प्यूडिका। जो जीवाणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑब्लिगेट। क्या कहते हैं? ऑब्लिगेट। वह शैवाल है जो लाल सागर में रंग के लिए उत्तरदायी है, ट्राइकोडेमिशियन एरिथ्रियम। कुछ नीले हरे शैवालों में स्थिर करने की सामर्थ्य होती है, किसमें? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को। सदाशिवन भारत में प्रसिद्ध है माइकोलॉजिस्ट के लिए। किसके लिए? माइकोलॉजिस्ट के लिए। शर्करा में प्रचुरता वाले कार्बनिक पदार्थों में अधिकता से मिलता है यीस्ट। यीस्ट कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में विटामिन होता है, विटामिन बी। आर्थिक दृष्टि से पेनिसिलियम महत्वपूर्ण होता है प्रतिजैवी औषधियाँ प्रदान करने के लिए। पेनिसिलियम का पनीर के निर्माण में उपयोग होता है। हाँ, पेनिसिलियम क्या है? कवक है। ऑर्गेटा प्राप्त होता है किसे? कैलोविसेपा से। किसे? कैलोविसेप से। गेहूं के रस्ट पर अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक का नाम बताइए। केसी मेहता। गेहूं के रस्ट पर अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध कौन से वैज्ञानिक थे? केसी मेहता। मशरूम क्या होता है? मृतोपजीवी। मशरूम जो होता है मृतोपजीवी होता है। स्केलवा का दाद अर्थात रिंग वर्म उत्पन्न होता है किसके? ट्राइकोफाइटोन से। किससे? ट्राइकोफाइटोन से। सर्वाधिक निम्न पौधा होता है थैलोफाइटा। उच्चतम अपुष्पक पादप होता है टेरिडोफाइटा। सर्वाधिक विकसित पौधे होते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में बीज सदा बनते हैं अंडाशय में। द्विनिषेचन पाया जाता है किसमें? पुष्पीय पादप में। पौधे जिसमें जल अवशोषण की क्षमता होने के कारण उसका उपयोग शाखाओं के रोपण में होता है। क्या होता है? मांस। विश्व का सबसे बड़ा पौधा है सिकोया सिम्फेरविरेनस। सर्वाधिक लंबा आवृत बीजी पौधा है यूकेलिप्टस। विश्व का सबसे छोटा पुष्पीय पौधा है वोल्फिया। विश्व का सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेसिया। विश्व का सबसे छोटे बीज है क्या? आर्किडेस। सबसे बड़ा फल जो है लोडोसिया है। चलिए और आगे देखते हैं। सबसे बड़ी पत्ती है क्या है? विक्टोरिया रिजुआ का। पृथ्वी पर आने वाला प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव था साइनोजीवाणु अर्थात साइनोबैक्टीरिया। उपप्रभाग के पौधों के बीजों में आवरण नहीं पाया जाता है जिम्नोस्पर्म्स। पेड़ की पत्तियों से तारपीन का तेल बनाया जाता है क्या है? पाइनस से। ठीक है। पौधे के मंड से साबूदाना बनाया जाता है साइकस से। समुदाय के पौधों को पूर्ण पादप कहा जाता है एंजियोस्पर्म्स। वर्ग के पौधों में कैम्बियम नहीं पाया जाता है एक बीजपत्री। जुकेलेरेला नामक शैवाल जंतु के अंदर पाया जाता है हाइड्रा के। वृक्ष की छालों, दीवारों एवं चट्टानों पर शैवाल उपस्थित रह सकता है किसका? साइमनेसिला का। ओसिटेरिया नामक शैवाल मानव शरीर के अंग में पाया जाता है
कहाँ पे? आंत में। बर्फ पर पाए जाने वाला शैवाल क्या कहलाता है? क्रिप्टोफाइटस। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके तहत शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों से आयोडीन प्राप्त होता है भूरा। शैवाल जो मलेरिया उन्मूलन में सहायक होते हैं नाइट्रेला एवं कारा। वह शैवाल है जो लार्वा को मारने का काम करता है ओसिलेटोरिया। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं क्रोमोफाइलम। लाइकेन जो कि वस्तुतः एक सहजीवी कवक है, सहजीवन दिखलाता है शैवाल, कवक और शैवाल से। कवक जिससे डाइस्टेज करता है नामक एंजाइम प्राप्त किए जाते हैं एस्परजिलियस से। पनीर बनाने के काम में प्रयोग संभव है किसका? पेनिसिलियम का। कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? काइटिन की। कवकों के वर्गीकरण में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हुई है जेसी आइन्सवर्थ का। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कवक भाग लेता है किसको? रोडोटुरेला का। कवक जिसके द्वारा मनुष्य में पराग ज्वर उत्पन्न होता है अल्टरनेरिया के कारण। निम्न में से कवक लकड़ियों को सड़ाकर नष्ट कर देता है पेरियाफोमिस के कारण। लाइकेन का उपयोग सुगंधित वस्तुएं बनाने में किया जाता है किसका? रेमेलाइना का। हाइड्रोफोबिया नामक रोग के इलाज हेतु किस लाइकेन से औषधि बनाई जाती है? पेल्टिनेरा के द्वारा। पेल्टिनेरा के द्वारा। कवकों द्वारा उत्पन्न विष कहलाता है अफ्लाटॉक्सिन। रबाज नामक रोग किस कवक द्वारा उत्पन्न होता है? कैरस स्केबिस के द्वारा। विटामिन डी कैल्सीफेरोल पाया जाता है कहाँ पे? सूर्य के प्रकाश में। रासायनिक प्रयोगशाला में काम आने वाला लिटमस पत्र प्राप्त होता है लाइकेन से। फलों के रस में पाई जाती है फ्रुक्टोज शर्करा। द्विबीजपत्री पौधों में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है? मूसला जड़ें। यह अपस्थानिक जड़ें द्वितीयक जड़ें होती हैं। भोजन संग्रहण के लिए तर्कुरूपी जड़ से संबंधित पौधा है मूली। तने का रूपांतरण जिसका उदाहरण अदरक है प्रकंद अर्थात राइजोम है। पत्तियां तने के किस भाग से निकलती है? पर्व संधि के भाग से। पुष्प का वह भाग जिससे सभी पुष्प पत्र निकलते हैं पुष्पासन कहलाता है। फलों का निर्माण होता है अंडाशय में। शुष्क फलों को वर्गों में बांटा गया है 9। भूस्तरीय तना भूमि के अंदर वृद्धि करते हैं क्षैतिज दिशा में। वार्षिक वलय एनुअल रिंग का अध्ययन कराता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष है यूकेलिप्टस। विश्व का सबसे बड़ा लंबा वृक्ष है सिकोया एक नग्नबीजी का। भारत में पाया जाने वाला सबसे छोटा जलीय आवृतबीजी पौधा है लेमेना। पश्चिम बंगाल में पाया जाने वाला सबसे बड़ी पत्ती का जालीय पौधा है विक्टोरिया रेजिया का। भारत के केरल राज्य में पाए जाने वाला सबसे बड़ा फल है लोडोइसिया का अर्थात डबल कोकोनट का। सबसे छोटा बीज होता है आर्किडिस अधिपाद का। सबसे छोटा पुष्प होता है वुल्फिया जिसका व्यास होता है 0.1 मिमी का। वाइटिस की जड़ पर परजीवी सबसे बड़ा लेते हैं। बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और यह पूरी वीडियो आपको चैनल पर मिलेगा, शॉर्ट्स में नहीं। विश्व का सबसे लंबा वृक्ष है सिकोया अर्थात यह एक नग्नबीजी पौधा है। सॉरी आइए देख लेते हैं बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और यह पूरी वीडियो आपको चैनल पर मिलेगा। विश्व का सबसे लंबा वृक्ष है सिकोया नग्नबीजी। भारत में पाया जाने वाला सबसे छोटा जलीय आवृतबीजी पौधा है लेमना। पश्चिम बंगाल में पाया जाने वाला सबसे बड़ी पत्ती का जलीय पौधा है विक्टोरिया रेजिया। भारत के केरल राज्य में पाया जाने वाला सबसे बड़ा फल लोडोइसिया अर्थात डबल कोकोनट है।
सबसे छोटा बीज है आर्किडस अधिपाद में। सबसे छोटा पुष्प है उल्फिया जो जिसका व्यास होता है 0.1 मिलीमीटर। वाइटिस का जड़ पर परजीवी सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लिसिया जिसका व्यास होता है 45 सेंटीमीटर तथा भार होता है 90 केजी। वह सबसे छोटा आवृतबीजी परजीवी है जो द्विबीजपत्री होता है तथा नग्नबीजी के तने पर पूर्ण परजीवी होता है। कौन है? आर्सिथेबिया। सबसे बड़ा नर युग्मक कौन सा है तथा यह किस प्रकार का पादप है? साइकस, एक नग्नबीजी पादप है। सबसे बड़े बीजांड का नाम बताइए। साइकस। सबसे बड़े बीजांड का नाम साइकस है। साइकस किस प्रकार का जीवाश्म कहलाता है? जीवित जीवाश्म कहलाता है। साइकस जीवित जीवाश्म कहलाता है। सबसे छोटा गुणसूत्र किस में पाया जाता है? शैवाल में। सबसे लंबा गुणसूत्र पाया जाता है किसमें? ट्राइलियम में। किसमें? ट्राइलियम में। सबसे ज़्यादा गुणसूत्र वाले पौधे का नाम बताइए जिसका नाम है हैप्लोपोपस ग्रिसिलियस। क्या है? हैप्लोपोपस ग्रिसिलियस। सबसे छोटा नग्नबीजी पादप कौन सा है? जेमिया पिग्मिया। सबसे भारी काष्ठ वाले पौधे का नाम बताइए। ओक्रोमा लेगोपस। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। धतूरे के पौधे को खाने से मरने का क्या कारण होता है? बीजों में विशिष्ट डेटुरिन नामक विषैले अल्केलॉइड होता है। हाथी दांत से कौन सी गेंदें बनाई जाती है? बिलीडियर्स की गेंदें। किससे? हाथी दांत से बिलीडियर्स की गेंदें बनाई जाती हैं। टेनिस गेंद जैसा फल कौन सा होता है? केंथ। जंगल की आग को क्या कहा जाता है? ढाक। जंगल की आग को ढाक कहा जाता है। कदम्ब के फूल कब खिलते हैं? रात्रि में। कदम्ब के फूल जो होते हैं वो रात्रि में खिलते हैं। कदम्ब के फूलों का परागण किसके द्वारा होता है? चमगादड़ों के द्वारा, क्योंकि यह रात्रि में ही चारों तरफ घूमता है। एक ही पौधे पर दो प्रकार की पत्तियों वाले पौधे का नाम बताइए। रेननकुलम ऑक्टिवेलिटस। कौन है? रेननकुलस ऑक्टिवेलिटस। लाल जड़ वाला कौन सा पौधा होता है? सिंघाड़े का पौधा। कौन सा? सिंघाड़े का पौधा। आर्द्रताग्राही जड़ों वाले पौधे का एक उदाहरण दीजिए। आर्किडिस बांडा रोक्सवर्जिया। मीठे जहर वाला पौधा कौन सा होता है? एक्टोविटम प्रोक्स। मीठे जहर वाला पौधा कौन सा होता है? एक्टोविटम फ्रोक्स। आइए देखते हैं, क्या जुल्फिया परागण का संबंध जंतुओं से है? हाँ। वो पुष्पित पौधे प्रतिवर्ष पतझड़ में अपने पत्ते क्यों गिराते हैं? पौधों में द्वितीयक वृद्धि के कारण जो है यह अपने जो है पत्ते गिरा देते हैं। कब? पतझड़ में। कैम्बियम ऊतक किस प्रकार की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है? द्वितीयक वृद्धि के लिए। कॉर्क कैम्बियम से कौन सी कॉर्क प्राप्त होती है? व्यापारिक कॉर्क। वार्षिक वलय किस क्षेत्र के पेड़ों में स्पष्ट होते हैं? शीतोष्ण क्षेत्र के। सर्दियों में शाखाओं से पत्तियां गिरने का क्या कारण है? कॉर्क के बाहर विलगत परत का बनना। परागण किसका प्रमुख लक्षण है? आवृतबीजियों का। चिड़ियों द्वारा कौन सा परागण होता है? पक्षी परागण। फल कहाँ बनते हैं? अंडाशय में। परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों स्थानांतरण क्या कहलाता है? स्वपरागण। जो फल हाइपोथोडियम पुष्पक्रम से परिवर्धित होता है उसे क्या कहते हैं? साइकोनस। जब किसी पुष्प में चमकदार रंग, सुगंध तथा मकरकंद होते हैं तो यह किस प्रकार का पुष्प होता है? कीट परागित। जल परागण, हाइड्रोफिलिया सर्वाधिक अच्छे रूप में किसमें प्रदर्शित होते हैं? किसमें? वेलिसेनेरिया में। नारियल में खाने के लिए प्रयुक्त किए गए भाग को क्या कहा जाता है? भ्रूणपोष। किन पुष्पों में वर्तिकाग्र सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है? वायु परागित पुष्पों में। पराग पात्र अर्थात पोलन कीट किस प्रकार के पुष्पों में पाए जाते हैं? कांट परागित पुष्पों में। सेब को कुट फल क्यों कहा जाता है? इसका वास्तविक खाने योग्य भाग मांसल पुष्पासन में स्थित होने के कारण होता है।
यह अंडाशय में नहीं बल्कि पुष्पाशय में बनता है। ठीक है। पौधों में पांडुरीकरण कब होता है? जब उन्हें अंधेरे में उगाते हैं। किस वृक्ष में सबसे बड़े बीज पाए जाते हैं? लाड्रोसिया में। किस वृक्ष में सबसे बड़े बीज पाए जाते हैं? लाड्रोसिया के वृक्ष में जो है उसके फल में जो बड़े बीज पाए जाते हैं। पेपो फल किस में पाया जाता है? कुकुरबिटेसी में। पेपो फल जो है कुकुरबिटेसी में पाया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? बिना मिट्टी के खेत से। हाइड्रोपोनिक्स बिना मिट्टी के खेत से संबंधित है। क्या नींबू के लिए रोपण द्वारा लाभदायक होता है? हाँ। अंगूर के उत्पादन को क्या कहा जाता है? विटिकल्चर। अंगूर के उत्पादन को विटिकल्चर कहा जाता है। किसके द्वारा संसार का सबसे बड़ा पुष्प उत्पन्न होता है? रेफ्लिशिया के द्वारा। भारतवर्ष का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। एंथ्रोफोर किनके बीच का पर्व होता है? बाह्य दल एवं दल पुंज के बीच का। परिदल पुंज शब्द का प्रयोग कब होता है? परिदल पुंज एवं जायांग के समान होने पर। इमेकुलेशन का क्या होता है? कृत्रिम परागण। इमेस्कुलेशन होता है एक कृत्रिम परागण। क्या चावल का दाना एक बीज होता है? हाँ, केवल एक बीज का होता है। क्या केले बेरी से संबंधित है? हाँ, वो भी संबंधित है। मिट्टी की सतह से 1.5 मीटर ऊंचाई पर एक वृक्ष के तने पर एक कील ठोकी गई। 3 वर्ष पश्चात कील कहाँ पर होगी? जहाँ पर थी वहीं पर मिलेगी। ठीक है, कहाँ पर मिलेगी? जहाँ पर थी वहीं पर। राजोफेरा में किस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है? सजीव प्रजक। अंकुरण के लिए किन्हीं 3 आवश्यक चीज़ों के नाम बताइए। पानी, हवा एवं ताप। ये तीनों जो चीज़ है यह अंकुरण के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें याद रखिएगा प्रकाश नहीं आता है, केवल पानी, हवा और ताप जो है अंकुरण के लिए जरूरी है, प्रकाश नहीं। चलिए आगे पढ़ते हैं। फूल गोभी में खाने योग्य कौन सा भाग होता है? पुष्पक्रम। क्या हार्मोन्स के व्यवहार द्वारा बीज रहित फल किया जा सकता है? हाँ। पुष्प के जनन चक्र कौन से होते हैं? पुमंग एवं जायांग में। क्या पुमंग एवं जायांग उभयलिंगी पुष्प में पाए जाते हैं? हाँ। गने एवं गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा हो जाता है। क्या सेब एक कुटफल है? हाँ, यह एक कुटफल है। आइए देखते हैं। लगातार स्वपरागण होने का क्या परिणाम होता है? कमजोर संतति उत्पन्न होती है। चमगादड़ द्वारा परागण को क्या कहते हैं? चेरसेप्टोसेफली। क्या है? चेरसेप्टोसेफिली। निषेचन के पश्चात बीज का बीजावरण किनसे बनता है? अध्यारोपण से। बगैर लिंग जनन हुए भ्रूण का निर्माण होना क्या कहलाता है? एपोमिक्सस। कल्चर माध्यम से कोशिकाओं या ऊतकों के संवर्धन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सूक्ष्म प्रवर्धन। अनेशक जनन में कोशिका विकास होता है बगैर निषेचन के अंड का। केले के बीज रहित होने का क्या कारण है? त्रिगुणित होने का। गेहूं का दाना जो फल है किस नाम से जाना जाता है? कैरियोपसिस। किसके नाम से? कैरियोपसिस के नाम से। पके आम में खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? मध्य फल भीति। क्या कहते हैं? मध्य फल भीति। तो चलिए अगले वीडियो में देखेंगे मानव शरीर, स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र।